और फिर 9 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने कि सिबोरा गगानी के केस पर से पूरा पर्दा उठा दिया। उस अपार्टमेंट की दीवार को तोड़ने पर एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली और जब उसके डीएनए सैंपल्स चेक किए गए तो शॉकिंगली वो बॉडी सिबोरा गगानी की ही थी। सिबोरा गगानी का जन्म 14 सितंबर 1991 को तिराना, अल्बानिया में हुआ था। किसी समय सिबोरा के माता पिता अलग हो गए और कुछ ही समय बाद उसकी मां एलिजाबेटा ने अपने बच्चों के साथ रोम, इटली शिफ्ट होने का फैसला किया। रोम में अपने बच्चों को अकेले पालने के लिए एलिजाबेटा कड़ी मेहनत किया करती थी। सिबोरा अपने हंसमुख स्वभाव के लिए जानी जाती थी और जल्द ही अपने स्कूल के दोस्तों के बीच कंफर्टेबल भी होने लगी थी, जिसकी वजह से सब उसे सीबी बुलाते थे। सिबोरा को अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, पार्टियों में जाना और तेज आवाज में गाने सुनना बहुत अच्छा लगता था। सिबोरा की मां एलिजाबेटा कहती थी कि सिबोरा को बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था और वो एक टीचर बनने का सपना भी देखा करती थी। हालांकि उसे मॉडलिंग में और भी ज्यादा इंटरेस्ट था और उसने एक रीजनल ब्यूटी कंटेस्ट को भी जीता था। अपने मॉडलिंग के अफेक्शन के बावजूद सिबोरा के परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए उसने एक लोकल रेस्टोरेंट में एज अ वेट्रेस काम करना शुरू कर दिया, जहां पर उसके काम को पसंद भी किया जाने लगा था। किस्मत ने तब करवट ली जब सिबोरा 18 साल की हुई और उसकी मुलाकात 31 साल के एक लंबे और खूबसूरत आदमी मार्को से हुई। हालांकि मार्को के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये तो कंफर्म था कि उसकी एक बहन थी और उसकी पहले से शादी हो चुकी थी, पर जब वो सिबोरा से मिला तब तक उसका डिवोर्स हो चुका था। अब धीरे धीरे सिबोरा और मार्को एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन मार्को के कुछ क्लोज लोगों से ये पता चला कि मार्को का पास्ट परेशानियों भरा रहा था और क्योंकि वो ड्रग्स यूज करता था इसलिए उसका पुलिस से भी कई बार सामना होता रहता था। अपने रिलेशनशिप के लगभग 1 साल बाद सिबोरा और मार्को दोनों ने सिबोरा की फैमिली को ये बताया कि वो स्पेन शिफ्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि मार्को का ये कहना था कि इटली में उसके लिए कोई खास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो मालागा प्रोविंस में एक स्पेनिश म्यूनिसिपैलिटी टोरेमोलिनोस में शिफ्ट हो जाएंगे, पर एलिजाबेटा इस बात से सहमत नहीं थी कि उसकी बेटी अपने से काफी बड़ी उम्र वाले मार्को के साथ दूसरी कंट्री में जाए। लेकिन क्योंकि सिबोरा एक अडल्ट थी, इसलिए अपनी मां के मना करने के बावजूद वो स्पेन चले गए। 2011 में टेरेमोलिनोस पहुंचने पर सिबोरा और मार्को एक बीच एरिया में सेटल हो गए। शुरुआत में दोनों ही बहुत खुश थे और सिबोरा अपनी मां के साथ रोज फोन या सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट बनाए रखती थी। उसे जल्दी वहां के एक लोकल रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस की जॉब मिल गई और मार्को को भी एज अ कुक और पिज्जा मेकर की जॉब मिल गई थी। हालांकि ये जल्द ही क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम इटली में जॉब्स की कमी नहीं थी, बल्कि मार्को ही जॉब्स को होल्ड नहीं कर पाता था, क्योंकि स्पेन में भी वो किसी एक पोजीशन पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मार्को का असली बिहेवियर भी सामने आने लगा और उसकी सिबोरा के साथ जेलसी भरी आर्ग्यूमेंट्स भी बढ़ने लगी। एलिजा ने मार्को के इस बिहेवियर को पहली बार तब देखा जब वो इन दोनों का हालचाल जानने स्पेन आई थी। अपनी विजिट में उसने देखा कि उसके वहां होने के बावजूद भी सिबोरा और मार्को में बार बार कड़वी बहस होने के कारण उन दोनों के संबंध बिगड़ रहे थे। अगले महीने में सिबोरा कई बार इटली लौटी और कुछ रिपोर्ट से पता चला कि वो सिर्फ हॉलिडे सीजन्स में ही स्पेन में रुकती थी। 2013 के एंड में अपनी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी के करीब सिबोरा अपनी मां के घर लौट आई और उसने बताया कि उसने मार्को को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। वो चीजों को ठीक करने की कोशिश करते करते थक गई थी और ये महसूस करते हुए कि उसकी सिचुएशन में कोई सुधार नहीं हो रहा था, उसने वापस ना लौटने का फैसला किया था। लेकिन जैसे कि अक्सर होता था, मार्को सिबोरा के घर आया और उसने कसम खाई कि सब कुछ बदल जाएगा और अनफॉर्चुनेटली सिबोरा उसकी बातों में आ गई। कुछ समय के लिए हालात में सुधार तो हुआ, लेकिन जेलसी और वायलेंस उनके रिश्ते पर हावी हो गई। एलिजाबेटा को बाद में याद आया कि उसकी बेटी एक मौके पर काफी डरी हुई महसूस करने लगी थी। सिबोरा ने अपनी मां से कहा था कि अगर वो मार्को को छोड़ना चाहती है तो उसे गायब होना होगा, क्योंकि मार्को उसे ऐसे ही तो जाने नहीं देगा। जून 2014 तक ये क्लियर हो गया था कि अब सिबोरा और मार्को के बीच सुलह की कोई उम्मीद नहीं बची। सिबोरा ने मार्को का घर छोड़ दिया और एक अपार्टमेंट में रहने चली गई। नए अपार्टमेंट में सेटल होने के बाद उसने अपनी मां को कॉल किया और बताया कि उसने मार्को के साथ हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दिया है और आखिरकार वो अब अपने आप को आजाद महसूस कर रही थी। हालांकि चीजें तब अजीब होने लगी
जब जुलाई की शुरुआत में मार्को ने एलिजाबेटा को कॉल करके ये पूछा कि क्या सिबोरा इटली लौट आई है। सरप्राइजिंगली एलिजाबेटा ने मार्को से पूछा कि क्या हुआ था और मार्को ने उसे बताया कि 2 दिनों पहले उनके बीच एक तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद सिबोरा अपना सारा सामान छोड़कर घर से चली गई थी। एलिजाबेटा को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सिबोरा ने उसे 1 महीने पहले ही इस मूव के बारे में बता दिया था, जिससे ये क्लियर हो गया था कि मार्को ये दावा करके झूठ बोल रहा था कि सिबोरा सिर्फ 2 दिनों पहले ही घर छोड़कर गई है। उस दौरान एलिजाबेटा को अपनी बेटी की कोई खबर नहीं मिली, जिससे उसकी फिक्र और बढ़ गई। उसे उम्मीद थी कि सिबोरा ने मार्को को छोड़कर गायब हो जाने की जो बात की थी वो उसी पर अमल कर रही है। लेकिन इस सिचुएशन ने एक अनोखा मोड़ ले लिया जब बाद की बातचीत में मार्को ने एलिजाबेटा को इन इवेंट्स का एक अलग ही वर्जन बताया। उसने दावा किया कि घर पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने सिबोरा को 2 सूटकेसेस के साथ देखा था और कहा था कि वो अपने डेस्टिनेशन का खुलासा किए बिना ही चली गई थी। ये उसके पहले के बयान को अपोज करता था, क्योंकि पहले उसने कहा था कि सिबोरा बिना कुछ सामान लिए ही चली गई थी। परिवार काफी उत्सुकता से सिबोरा के कांटेक्ट करने का इंतजार कर रहा था। उन्हें यकीन था कि भले ही वो अपना ठिकाना छोड़े बिना मार्को के जीवन से गायब होना चाहती हो, लेकिन वो कभी भी अपनी फैमिली, स्पेशली अपनी माँ के साथ कांटेक्ट पूरी तरह से नहीं काटेगी। जुलाई 7, 2014 का ही वो दिन था जब सिबोरा ने आखिरी बार मार्को से व्हाट्सएप पर बात की थी और फिर उसका फोन बंद हो गया था और उसके बाद उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कोई एक्टिविटी नहीं थी। अगले वीक मार्को इटली आया और सिबोरा की फैमिली से मुलाकात की। उसने सिबोरा के गायब होने पर अपना दुख बताते हुए एलिजाबेटा के साथ कॉफी पी और सिबोरा के भाई से भी बात की और बताया कि सिबोरा बिना किसी एक्सप्लेनेशन के चली गई थी और उसने ये भी कहा कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ चली गई है। इस दौरान मार्को ने एलिजाबेटा को बताया कि उसने मिसिंग पर्सन के पोस्टर्स छपवाए थे और उन्हें आसपास के इलाकों में लगा दिया था। उसने ये भी दावा किया था कि सिबोरा को एक बस में चढ़ते देखा गया था और उसने ये भी बताया कि शायद वो अर्जेंटीना चली गई हो। इसके अलावा उसने ये भी सुना कि सिबोरा को एक डार्क रंग के इंसान के साथ देखा गया था, जिसके साथ वो कुछ बहस करती दिख रही थी। हालांकि मार्को ने पुलिस को सिबोरा के लापता होने की रिपोर्ट करने का सबसे लॉजिकल काम ही नहीं किया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की जिम्मेदारी भी एलिजाबेटा पर आ गई, जिसने न सिर्फ अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, बल्कि ये भी सजेस्ट किया कि मार्को भी इस केस में इन्वॉल्व हो सकता है। पुलिस ने सिबोरा को देखने वाली आखिरी इंसान के रूप में मार्को से पूछताछ की, लेकिन उसने वही अपनी पुरानी कहानी पुलिस के सामने भी दोहरा डाली। पुलिस ने कंफर्म किया कि मार्को और सिबोरा अलग हो गए हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि वो अभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, क्योंकि सिबोरा का कुछ पर्सनल सामान मार्को के घर में पाया गया था। ये सिचुएशन 2015 में अगले महीने तक बनी रही। देश भर में साइबर खोज का विस्तार करने की कोशिश में पुलिस ने अनसुलझी कंडीशंस में लापता होने वाले लोगों की जानकारी और पिक्चर्स की इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन एफर्ट्स का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। हालांकि सिबोरा की फैमिली ने हार मानने से इनकार कर दिया और ये इंश्योर किया कि इटालियन मीडिया भी सिबोरा की न्यूज को सर्कुलेट करती रहे। अब धीरे धीरे वक्त तो गुजरता जा रहा था, लेकिन सिबोरा की वापसी की उम्मीद कमजोर होती जा रही थी। मार्को ने तो मूव ऑन कर लिया था और उसका जीवन उन्हीं बुरी आदतों के साथ आगे बढ़ा। इस दौरान उसने अपना रूप चेंज कर लिया, उसने अपना सर गंजा करवा लिया था और दाढ़ी भी बढ़ाने लगा था, और इसी दौरान वो और 2 औरतों के साथ भी रिलेशनशिप में आया था। लेकिन वो दोनों रिलेशनशिप भी खत्म हो गई, क्योंकि उन दोनों औरतों ने मार्को के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर करवा दी थी। मार्को स्पेन में ही रहा, जहां उसके आसपास के लोगों को वो एक नॉर्मल इंसान लगता था, जो हमेशा अपने पड़ोसियों को स्माइल के साथ विश करता था, जिम जाता था और बेसबॉल और मार्शल आर्ट्स जैसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता था। 2023 तक सिबोरा के लापता होने को 9 साल बीत चुके थे और मार्को फिर एक नई औरत के साथ रिलेशनशिप में आया, जिसका नाम पौला था। पौला के बारे में ये पता था कि पौला पहले एक स्टेबल रिलेशनशिप में थी, जिससे कि उसे एक बेटी और एक बेटा भी था। ब्रेकअप के बाद जब वो मार्को के साथ रहने लगी थी, तब उनको एक बच्चा भी हुआ। मार्को की लाइफ में एक चीज जो नहीं बदली थी, वो थी उसके काम में इंस्टेबिलिटी, और पिछले कुछ सालों में उसने कई अलग अलग जॉब्स भी की। एक पिज़्ज़ेरिया में काम करते हुए उसकी दोस्ती एक विक्टर मोलिना नाम के आदमी के साथ हुई थी। एक दिन मार्को ने विक्टर से कांटेक्ट करके उससे एक जॉब मांगा,
और कहा कि वो कुछ समय से बेरोजगार है और उसकी फैमिली भी स्ट्रगल कर रही है। विक्टर ने मदद करने के इरादे से मार्को और पॉला दोनों को अपने रेस्टोरेंट में जॉब्स दे दी, जहां पर पहले विक्टर की बहन विक्टोरिया काम किया करती थी। बाद में विक्टर ने दोनों को एक अपार्टमेंट भी किराए पर दिया। पॉला ने बहुत अच्छा काम करके अपने एम्प्लॉयर्स का भरोसा जीत लिया, लेकिन मार्को के लिए ये नहीं कहा जा सकता था और विक्टर को भी मार्को के साथ कई प्रॉब्लम्स होने लगी थी। आखिरी ड्रॉ तब आया जब विक्टोरिया एक दिन रेस्टोरेंट पहुंची और पाया कि एम्प्लॉयज के बाथरूम का दरवाजा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। पॉला को इस बारे में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने विक्टोरिया को बताया कि ये दरवाजा मार्को ने ही तोड़ा है, क्योंकि उसे लगता था कि पॉला अपने कोवर्कर्स के साथ उस दरवाजे के पीछे छिपकर इंटीमेट रिलेशंस बनाती थी। इस घटना के कारण विक्टर ने मार्को को एक दूसरी वर्क लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया, जहां मार्को सीधे विक्टर की सुपरविजन में काम किया करता था। रेस्टोरेंट में अपने समय के दौरान पॉला ने जल्दी से सभी का ट्रस्ट जीत लिया था। विक्टोरिया को भी ये समझने लगा था कि दोनों का रिलेशन सिर्फ परेशानियों से भरा नहीं है, बल्कि अब उस रिश्ते को शायद कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है। पॉला ने एक्सेप्ट किया कि मार्को ने उसे फिजिकली भी तकलीफ दी थी, जिसकी वजह से उसके एम्प्लॉयर्स ने उसे पुलिस कंप्लेन करने को भी कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि मार्को के पास्ट रिकॉर्ड के कारण उसे जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन पॉला ने इस इंसिडेंट को कम इम्पोर्टेंस देते हुए ये दावा किया कि मार्को ने उसे सिर्फ 4 पंचेस और 1 किक ही मारी थी। उसके एम्प्लॉयर्स के लिए ये एक्सप्लेनेशन शॉकिंग था, लेकिन कुछ तो रीजन था जिसकी वजह से पॉला मार्को से दूर नहीं हो पा रही थी। पॉला ने इस बात का खुलासा करते हुए ये कहा कि सोशल सर्विसेज ने मार्को के घर में ड्रग्स मिलने के बाद उसके बच्चों को छीन लिया था। पॉला ने कबूल किया कि वो मार्को को छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए सोर्सेस की कमी थी और उसने अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाए रखने की जरूरत थी। एक स्टेबल जॉब मिलने के बाद पॉला अपने गोल को हासिल करने के करीब थी और उसे उम्मीद थी कि वो कुछ सेविंग्स कर लेगी, जिससे कि वो एक अपार्टमेंट रेंट पर लेकर मार्को से अलग हो जाएगी। उसने ये भी बताया कि वो पिछले कुछ महीनों से एक क्लिनिक में अपना ड्रग टेस्ट करवा रही है, जिससे कि वो ये प्रूव कर सके कि वो ड्रग फ्री है, और उसे उम्मीद थी कि अक्टूबर तक उसे अपने बच्चों की कस्टडी भी मिल जाएगी। जब मार्को न्यू लोकेशन पर काम करने लगा था, तब भी उसमें कोई सुधार नहीं आया और वो सिर्फ 1.5 महीने तक ही टिक पाया। एक दिन विक्टर को पता चला कि उसके रेस्टोरेंट में से एक चाकू गायब हो गया है। तब उसने इसकी रिपोर्ट की और तुरंत पुलिस को इस चोरी के बारे में बताया, और रिपोर्ट फाइल करने के बाद उसने मार्को को भी जॉब पर से निकाल दिया। ट्यूसडे 16 मई 2023 को मार्को को जॉब से निकालने के कुछ ही दिनों बाद पॉला बहुत उत्साहित थी। ये उसकी छुट्टी का दिन था और उसने शाम को बाहर कुछ प्लान्स भी बनाए थे। अगले दिन वेडनेसडे को विक्टोरिया पॉला की रात कैसे गई ये सुनने को एक्साइटेड थी। इस बीच पीछे अपार्टमेंट में पॉला काम के लिए तैयार हो रही थी। सुबह के करीब 11:30 बजे थे जब मार्को और पॉला के अपार्टमेंट में से तेज चीखें सुनाई देने लगी। हालांकि उन दोनों के लिए बहस करना नॉर्मल था, लेकिन इस बार पॉला के रोने में कुछ अलग था। उसकी आवाज हताश लग रही थी और मानो वो मदद के लिए चिल्ला रही हो। विक्टर और एक दूसरा एम्प्लॉय तुरंत ऊपर पहुंचे और दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और पूछने लगे कि अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने पॉला को भी आवाज देकर पूछा कि वो ठीक तो है ना। उनमें से एक इंसान ने दावा किया कि उसने बैकग्राउंड में कुछ हल्की फुल्की चीखें सुनी थी। कुछ सेकंड्स के बाद अंदर से मार्को की आवाज आई और उसने कहा कि अंदर सब कुछ ठीक है और पॉला अभी अभी रूम में सोने चली गई है। पॉला की आवाज अब अचानक से सुनाई देना बंद हो गई थी। दरवाजा बंद था और मार्को की आवाज में भी कुछ डर सुनाई दे रहा था। ये होने के बाद विक्टर अपार्टमेंट की स्पेयर चाबियां लेने अपनी घर की ओर भागा और वो दूसरा एम्प्लॉय पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन लेने गया। इन दोनों की दरवाजा छोड़ने की आवाज सुनकर मार्को शांति से अपार्टमेंट से बाहर निकल गया और बिल्डिंग छोड़कर चला गया। कुछ मिनटों बाद पुलिस ऑफिसर्स उस अपार्टमेंट में पहुंचे। उन्होंने फिर से दरवाजा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। विक्टर ने पुलिस के लिए दरवाजा खोला और उन्होंने जो अंदर देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि फर्श पर पॉला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके कपड़े खून से लाल थे। कुछ ही मिनटों में इन्वेस्टिगेटर्स और मेडिकल अथॉरिटीज क्राइम सीन पर पहुंच गई
और पुलिस ने गवाहों के बयान पर तुरंत मार्को की तलाश शुरू कर दी और उनके एफर्ट्स रंग लाए। एक लोकल रेसिडेंट ने पास ही के एक शॉप पर लगे फोटो से मार्को को पहचान लिया। इस घटना के 6 घंटे से भी कम समय के बाद उसी शाम 5:30 बजे मार्को को शांति से बियर पीते हुए पकड़ लिया गया। उसकी गिरफ्तारी से आसपास के सभी लोगों का ध्यान इस केस पर आ गया। मार्को को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जबकि इनिशियल रिपोर्ट से ये पता चला कि पिछले कुछ दिनों में पॉला की बॉडी पर चाकू से 14 बार वार किए गए थे। जिसके बाद कुछ नई डिटेल्स भी सामने आई, जिससे कि पता चला कि मार्को किस हद तक बातों को हेरफेर कर सकता है। ये भी पता चला कि जिस रात पॉला बाहर गई थी, उस रात मार्को उसकी तलाश कर रहा था। यहाँ तक कि उसने लोकल टैक्सी ड्राइवर से भी पॉला के बारे में पूछा था। ये तो बस शुरुआत थी। पॉला के मर्डर के केस में मार्को की गिरफ्तारी ने सिबोरा की मां एलिजाबेटा का दर्द फिर से उभार दिया। उसने एक बार फिर वो गुहार लगाई जो कई सालों से उसकी पुकार थी, और अनएक्सपेक्टेडली एलिजाबेटा की कंप्लेन का लगभग तुरंत जवाब दिया गया। जब मार्को को पुलिस स्टेशन से ले जाया जा रहा था, तो वो एक बुलेटिन बोर्ड के सामने रुका जिसमें चल रही इन्वेस्टिगेशन की पिक्चर्स डिस्प्ले हो रही थी, और वहीं पर उसने देखी सिबोरा गगानी की फोटो, जिसका केस पिछले 9 सालों से खुला था। पुलिस ऑफिसर्स के मुताबिक पोस्टर के बाद मार्को रुक गया और उसने ये दावा किया कि वो कोऑपरेट करना चाहता है, क्योंकि उसने जो किया है उसकी याद उसे हमेशा सताती रहेगी। उसने कबूल किया कि उसके और सिबोरा के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई थी और उसने उसे मार डाला था और उसे एक अपार्टमेंट में दफना दिया था। और इतना ही नहीं, जब ऑफिसर्स अभी भी उस सदमे से उभर ही रहे थे, तब मार्को ने उन्हें ये भी ऑफर किया कि वो उन्हें ये भी बताएगा कि जहां वो लोग साथ रहते थे, उस अपार्टमेंट में उसने सिबोरा की बॉडी को कहाँ छिपाया था। मार्को के इरादों से सतर्क पुलिस ऑफिसर्स ने उसके ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया और सैटरडे 20 मई को पॉला के केस पर वापस आते हुए मार्को को कोर्ट में पेश किया गया। मार्को कोर्ट में चुप रहा और सिर्फ अपने डिफेंस लॉयर के सवालों का ही जवाब दे रहा था। इस सुनवाई के दौरान मार्को ने सिबोरा से जुड़े केस के बारे में कोई खुलासा नहीं किया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जनरल वायलेंस के लिए मर्डर के केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मार्को को बिना बेल के कस्टडी में रखा जाए। अब कोर्ट ने सिबोरा गगानी के लापता होने की इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू कर दी थी। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने पुलिस स्टेशन में दिए गए मार्को के स्टेटमेंट्स की सच्चाई का पता लगाने का फैसला लिया, तब अगले कुछ दिनों में मंडे 22 मई को एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पुलिस ने उस अपार्टमेंट को विजिट किया जहां पर मार्को और सिबोरा रहा करते थे। उस समय उस अपार्टमेंट में एक दूसरा कपल रहता था, जो भी पुलिस के साथ पूरी तरह से कोऑपरेटिव थे। कुछ स्पेशलाइज्ड टीम्स ने टाउन हॉल और पुलिस स्टेशन के पास वाले इस अपार्टमेंट की हर एक इंच की तलाशी ली जहां पर सिबोरा की बॉडी को छिपाया गया था। अपार्टमेंट के फ्लोर और दीवारों की इर्रेगुलरिटीज का ठीक तरीके से इंस्पेक्शन किया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। बाद के इंस्पेक्शंस में माइक्रो कैमरास को फ्लोर्स और दीवारों में होल्स करके उनके इंटीरियर्स में जांच करने के लिए डाला गया, लेकिन इन एफर्ट्स से भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले। प्रेस के मुताबिक मार्को ने जेल से बात करना जारी रखा, जहां उसने ये दावा किया कि उसने सिबोरा के बॉडी पार्ट्स को एसिड का यूज करके डिस्पोज किया था। इस बीच इन्वेस्टिगेटर्स ने अपार्टमेंट को 3 बार इंस्पेक्ट कर लिया था, लेकिन वो अभी भी हार नहीं माने थे। 4th अटेम्प्ट के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने बिल्डिंग के फ्लोर प्लान्स को एनालाइज किया था और देखा कि 2 आइडेंटिकल अपार्टमेंट्स एक ही फ्लोर पर बने हुए थे। जब उन्होंने उस दूसरे जुड़वा अपार्टमेंट का दौरा किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि बेडरूम में एक बड़ी जगह थी जो कि अपार्टमेंट के लेआउट से मैच नहीं करती थी। इस क्लू के साथ इन्वेस्टिगेटर्स ने एक पर्टिकुलर दीवार पर फोकस किया जो कि बिल्डिंग के बाकी हिस्सों से मिलती थी, लेकिन रियलिटी में इसके पीछे एक खोखली जगह छिपी हुई थी। नेसेसरी ऑथराइजेशन के साथ 6 जून को इन्वेस्टिगेटर्स ने इसके पीछे की दीवार को तोड़ दिया। उन्हें अंदर एक बड़ा लकड़ी का बक्सा मिला जो कि चूने से भरा हुआ था। जब उन्होंने चूना हटाना शुरू किया तो पहले गंभीर खोज सामने आई। पहली चीज जो उन्हें मिली वो एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें सूखे खून से भरा एक चाकू था। इसके बाद उन्हें कुछ सामान मिला जो कि विक्टिम का ही था। इसके बाद कई प्लास्टिक की थैलियों पर फूलों का एक बुके रखा हुआ था। प्लास्टिक बैग के अंदर उन्हें एक कैंपिंग स्लीपिंग बैग भी मिला जिसके अंदर एक औरत के बॉडी पार्ट्स मिले।
इस भयानक खोज के बाद उस बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया, जिससे कि मौत का कारण कंफर्म हो सके और पता चल सके कि ये बॉडी सिबोरा की ही है। इस बीच इटली में सिबोरा की फैमिली सदमे में थी जब एक दोस्त ने उन्हें पॉला के मर्डर के लिए मार्को की गिरफ्तारी और सिबोरा की बॉडी की खोज के बारे में बताया। एलिजाबेटा ने कहा कि मार्को के हाथों उसकी बेटी के मर्डर की खबर सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ये भी खुलासा किया कि उन सालों के दौरान उसे एकमात्र खुशी अपने बेटे की बदौलत दादी बनने में मिली थी। एलिजाबेटा ने यह भी बताया कि सिबोरा के पिता की बीमारी के कारण मौत हो गई थी, बिना ये जाने कि सिबोरा के साथ क्या हुआ था। कुछ ही समय बाद स्पेनिश अथॉरिटीज ने एलिजाबेटा से कांटेक्ट कर डीएनए सैंपल्स के लिए रिक्वेस्ट किया, ताकि ये कंफर्म हो सके कि जो बॉडी दीवार में से मिली थी वो सिबोरा की ही है। एक स्पेनिश टीम एलिजाबेटा के घर उसके सलाइवा और डीएनए सैंपल्स लेने आई और डीएनए कंपैरिजन के बाद ये कंफर्म हो गया कि वो बॉडी सिबोरा की ही थी, जो कि 22 साल की उम्र में मिसिंग हो गई थी और जब बॉडी मिली तब वो 31 साल की होती। ऑटोप्सी के बाद ये पता चला कि सिबोरा की मौत का कारण चाकू के कई घाव थे। सिबोरा की बॉडी उस अपार्टमेंट की दीवार में पाए जाने के 5 महीनों से ज्यादा के बाद सिबोरा की फैमिली ने उसकी बॉडी को इटली मंगवा लिया। आखिरकार सिबोरा की फैमिली और उसके दोस्तों ने उसका अंतिम संस्कार किया और उसकी यंग दोस्तों ने श्रद्धांजलि के रूप में बलून्स पर मैसेज लिखकर आसमान में उड़ाए, जो कि उनकी एक ऐसी दोस्त के लिए थे जो कि हमेशा एक हंसता चेहरा रखा करती थी और सबके साथ घुल मिलकर रहती थी। एक परिवार के लिए सबसे कठिन समय झेलने के बाद अब सभी का फोकस इसी बात पर था कि सिबोरा के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ट्यूसडे 30 जनवरी 2024 को मार्को की कोर्ट में पेशी हुई। हालांकि कुछ बोलने की बजाय उसने 17 पेज का एक हैंड रिटन लेटर कोर्ट में दिया, जिसमें कि उसने पॉला की मौत के लिए जिम्मेदारी स्वीकार की। उस लेटर में मार्को ने दावा किया कि वो और पॉला दोनों बड़ी मात्रा में अल्कोहल और कोकेन कंज्यूम करते थे, जिसके कारण उनका रिलेशन स्ट्रेस्ड हो गया था और उसने पॉला की जान लेने की बात भी कबूल की। मार्को ने यह दावा किया कि पॉला ने उस पर हमला किया था और उसकी एकमात्र गलती यही थी कि उसने खुद को डिफेंड किया। हालांकि उसने ये क्लियर नहीं किया कि अगर वो सेल्फ डिफेंस ही कर रहा था तो पॉला की पीठ पर घाव कैसे हुए। अपने पार्शियल कन्फेशन के बावजूद मार्को सिबोरा के मामले के बारे में चुप रहा और उसने सिर्फ इतना कहा कि उसने उसकी बॉडी को थैलों में लपेटा था और उसे फूलों से ढककर एक लकड़ी के बॉक्स में रखा था। बॉक्स को चूने से भर दिया था और सब कुछ छिपाने के लिए एक झूठी दीवार बनाई थी। लेकिन अब मार्को ने सिबोरा की मौत की जिम्मेदारी लेने से भी मना कर दिया। हालांकि उसने ये जरूर कहा कि वो इससे बहुत शर्मिंदा है। अपने तमाम झूठ के बीच मार्को ने दावा किया कि जब से उसे अरेस्ट किया गया है तब से वो स्पिरिचुअलिटी में मानने लगा है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा भी है। मार्को ने दावा किया कि सिबोरा की मौत के लिए अल्बानियन माफिया के मेंबर्स जिम्मेदार थे। उसकी इस ट्विस्टेड स्टोरी के हिसाब से इन खतरनाक लोगों ने उसे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 25,000 यूरोस का लोन दिया था। हालांकि मार्को ने दावा किया कि जब वो पार्टी कर रहा था तब कुछ कोलंबियंस ने वो पैसे चुरा लिए थे, जिसकी वजह से उसके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं बचे और वो उन पैसों को रीपे भी नहीं कर सकता था। एक दिन अल्बानियन गुंडे कर्ज वसूलने के लिए उसके घर आए। वो 4 लोग थे और उनके पास हथियार भी थे। एक ने मार्को पर बंदूक तान दी, जबकि बाकी के 3 गुंडों ने सिबोरा का सामना किया। मार्को ने बताया कि उस आर्ग्यूमेंट के दौरान गुंडों में से एक ने सिबोरा पर हमला किया और उसे मार डाला। फिर गुंडों ने मार्को के घर से 9,000 यूरोस ले लिए थे, जो उसने अपने छोटे ड्रग्स बिजनेसेस से कमाकर घर में छिपा कर रखे थे, और उन्होंने कहा कि अगर वो सिबोरा की बॉडी को ठिकाने लगा देता है तो वो ऊपर का बचा हुआ कर्ज माफ कर देंगे। परिस्थिति को देखते हुए मार्को ने उन गुंडों की शर्त को मान लिया और उसने ये भी दावा किया कि उसने उस अपार्टमेंट में सिबोरा की बॉडी के साथ 2 दिन बिताए और आखिरकार उसने उसकी बॉडी को दीवार में छिपाने का फैसला ले लिया। ये वीडियो बनाते समय तक मार्को के साथ आगे क्या होगा ये अनसर्टेन है। हमें जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली वो 16 मई 2024 की थी, जिसमें ये बताया गया है कि कोर्ट ने मर्डर और डोमेस्टिक अब्यूज के मामले में ज्यूरी ट्रायल के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। हालांकि सिबोरा गगानी के केस से रिलेटेड जुडिशियल प्रोसेस के लिए अभी तक कोई डेट नहीं मिली है।
ऐसे इंसिडेंट्स इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आपकी राय में मार्को को क्या सजा दी जानी चाहिए, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।